गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड में और फॉरएवर के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और अच्छे एफर्ट्स कर रहे होंगे। मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा पूरे मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझे आज के सेशन के लिए इनवाइट किया। साथ ही साथ में मैं तो थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म मेरठ शहर में हुआ और वर्ष 1988 में मेरा जॉब लगा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। वहां मैंने जॉब किया करीब 2 साल 8 महीने, लेकिन वो जॉब मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ गया घर पर और घर पर मैंने थोड़ा स्टडीज की। मेरा सिलेक्शन हुआ बाद में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल सेल 1992 में। देन वो जॉब मैंने किसी कारण से किया नहीं और 93 में मेरा सिलेक्शन हुआ कस्टम विभाग में। यहां मैंने कंटिन्यूसली अपने जॉब को किया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि जब आप जॉब करते हैं आपकी शादी की संभावनाएं बढ़ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 95 में शादी, 97 में बेटी, 98 में बेटा। जो सैलरी एक बंदे को मजेदार लगती थी वो जब 4 लोगों में बंटने लगी तो वो नाकाफी लगने लगी। तो मैं किसी चीज की तलाश में लग गया और वर्ष 2004 में मेरी तलाश पूरी हुई उस कंपनी के साथ जुड़ने में जिसको हम प्राउडली कहते हैं द एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। 2004 18 दिसंबर को मैंने फॉरएवर में अपना फॉर्म साइन किया। मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा मेरे स्पॉन्सर श्री जेके गुप्ता जी का और मेरे अपलायंस बाकी जितने भी सारे के सारे दिल्ली से हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो दोस्तों आज का जो सेशन है, जैसा आपको पता है आज के सेशन को नाम रखा गया है कि एक ऐसा सेशन जिसमें ये बताया जाएगा कि एज ए मैनेजर आपको क्या क्या मिल सकता है, मैनेजर और उसके बाद, और साथ ही साथ आप उसको कैसे पा सकते हैं, मैनेजर के लेवल को और उसके बाद के लेवल को कैसे पा सकते हैं। तो मेरी भरसक कोशिश रहेगी अगले करीब 45 से 50 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसा बता सकूं जिसको कि आप इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में फायदा उठा सकें। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैनेजर बनने के बाद आपको क्या मिल सकता है, what is that you can get after becoming manager and beyond। तो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं एक आम आदमी के लहजे से। दोस्तों एक आम आदमी अपने जीवन में क्या चाहता है, एक आम आदमी की जरूरतें और सपने क्या होते हैं, और मुझे फॉरएवर से क्या मिला जब मैं इस बिजनेस में मैनेजर बन गया। मैं दोनों ही चीजों को आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है एक हेल्दी फैमिली, कि उसके परिवार का हर व्यक्ति स्वस्थ हो। मेरे ख्याल से आप भी चाहते हैं आपके परिवार का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, और मैं आपको बता सकता हूं कि फॉरएवर की बदौलत मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, समझिएगा। आज जब मैं बात करता हूं लॉकडाउन की, जब मैं बात करता हूं कोरोना की, आप यकीन मानिए मेरी जानकारी में फॉरएवर का एक एफबीओ अभी तक नजर नहीं आया जिसको कोरोना ने इफेक्ट किया हो। मैं इस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन यस, आज फॉरएवर की वजह से मेरा परिवार हेल्दी है। देन बात करते हैं दूसरी, हर आदमी चाहता है, आप भी चाहते हैं आपका परिवार खुश हो। खुश क्यों हो, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं, और एक ऐसा बिजनेस जो आपकी हर उस वजह को पूरा करने में सक्षम है जिससे आपका परिवार खुश रह सके, और मेरे साथ ये है, मेरा परिवार खुश। देन तीसरी चीज, गुड मनी। हर आदमी चाहता है वो पैसा कमाए। अब देखिए मेरा मानना क्या है, 2 तरह के पैसे होते हैं, पहला बड़ा पैसा और दूसरा अच्छा पैसा। बड़े पैसे पर मैं बात नहीं कर रहा, बड़ा पैसा तो फॉरएवर में आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो है गुड मनी। मतलब यहां भी मैं बताना चाहूंगा 2 तरह के पैसे हैं, गुड मनी और बैड मनी, यानी कि बुरे तरीकों से कमाया गया पैसा जिसमें आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी बद्दुआएं मिले, वो होता है बुरा पैसा। बट फॉरएवर की बदौलत मैंने कमाया अच्छा पैसा जिससे मुझे लोगों से दुआएं मिली, लोगों का आशीर्वाद मिला और मिलता रहता है। तो फॉरएवर के बिजनेस ने मुझे दिया गुड मनी। देन फॉरएवर की बदौलत मुझे एक बहुत अच्छा घर खरीदने को मिला, एक ऐसा घर जिसमें आज मैं बड़े आराम से रहता हूं। वरना मैं बचपन के उस घर को याद करता हूं जिसका साइज सिर्फ 10 बाई 10 फीट था, यानी उतना बड़ा जितनी मेरी आज किचन है, उससे भी थोड़ा बड़ी है किचन। और साथ ही साथ फॉरएवर से मुझे मौका मिला बहुत सारी कार्स खरीदने का। ओके, इसके अलावा हर आदमी को चाहिए फ्रीडम। मुझे बताइए कि आपको फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए? आजादी, किस बात की आजादी? आपके सिर पर कोई बैठा ना हो, बॉस। और मुझे आजादी मिली फॉरएवर से, क्योंकि फॉरएवर के बिजनेस को करते करते वर्ष 2004 में मैंने बिजनेस करना शुरू किया और वर्ष 2016 में मैंने डिसीजन लिया मैं अब फॉरएवर फुल टाइम करने वाला हूं, और आज मैं कंप्लीटली फ्रीडम की लाइफ ले रहा हूं। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। देन अगर हम आगे बात करें और क्या चाहिए एक व्यक्ति को, उसके जीवन में फन हो, ट्रेवल करने का मौका मिले, यानी कि मौज मस्ती करे, घूमे फिरे। फॉरएवर ने मुझे बहुत मौका दिया मौज मस्ती करने का और साथ ही साथ घूमने फिरने का। मैं आपको बताना चाहूंगा फॉरएवर की बदौलत मैं अभी तक 17 देशों की यात्राएं कर चुका हूं। आगे अगर मैं बात करूं, हर आदमी चाहता है सुरक्षा। शायद वो एक ऐसा पॉइंट है जो हर आदमी चाहता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या? सुरक्षा। कौन सी वाली? सुरक्षा का मतलब है दोस्तों कि आप
अपने पलंग पर लेटे अपने परिवार के साथ। जरा इमेजिन कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, आप सब सो रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने पलंग से उठते हैं और थोड़ा सा दूर जाकर के घूम करके अपने पलंग को देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? वो सारे आपके परिवार के सदस्य बिल्कुल निश्चिंत भाव से सो रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगली रात उस पलंग पर आप नहीं हैं। क्या आपका परिवार तब भी उतने सुकून से सो पाएगा? मैं आपको बात कर रहा हूं कि सुरक्षा की जो फॉरएवर ने मुझे दी है, कि आज के आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को किसी काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देन एक और जरूरत की चीज है जो हर आदमी चाहता है, वो है फ्रेंड्स, उसके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। मैं मेरे बारे में बता सकता हूं आपको कि जब मैं फॉरएवर में नहीं था तो मेरे दोस्तों का जो दायरा था बड़ा लिमिटेड था, बहुत कम लोग मेरे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आज मुझे बड़ा फख्र होता है इस बात पे, मेरठ शहर में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में मेरे असंख्य दोस्त हैं आज की डेट में। और ये दोस्त वो नहीं है जो कि मैं सिर्फ नाम से बोल रहा हूं कि वो मेरे दोस्त हैं, वो ऐसे दोस्त हैं जो मेरे को हर कुछ करने के लिए, मेरे साथ घूमने के लिए, फिरने के लिए, अपने यहां ठहराने के लिए तैयार हैं। ऐसे दोस्त आपको मिलते हैं फॉरएवर से। देन एक और चीज जो मुझे फॉरएवर से मिली और मैं जानता हूं वो आपको भी चाहिए, वो है रिकॉग्निशन, सम्मान, पहचान। और मैं आपको बता सकता हूं ऐसी पहचान मुझे फॉरएवर से मिली है जिसके बारे में मैं जब कभी छोटा था मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं उसको डिजर्व भी करता हूं। इतना सम्मान लोगों ने दिया था, रिकॉग्निशन। देन एक और चीज है, वो है रेपुटेशन, रिस्पेक्ट। बहुत से लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार में रेपुटेशन नहीं होती, वो गलत कहते हैं। आज मेरी रेपुटेशन मुझे पता है, राइट। और रिस्पेक्ट, जैसा मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, रिकॉग्निशन का हिस्सा है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है लोगों से। ओके, तो ये सब चीजें मैं कह रहा हूं, पर आपको कैसे विश्वास आएगा मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, आई होप आपको उसे देख करके बहुत कुछ समझ में आ सकता है। ख्वाबों को पर लगा के उड़ने तो दे तू जरा, तेरे ही इंतजार में है सातों आसमां। हौसला बन के तेरा रब तुझ में ही है सदा, दिल से चाहो अगर तो सुन लेता है खुदा। ख्वाहिशें सब तेरी, तेरे अरमान सारे, मंजूर होगी हर दुआ। इतना यकीन तू रख ले, सच होने को है तेरे सपने, जीतेगा तू, हिम्मत कर ले, सच होने को है तेरे सपने। सपने 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 सच होने को है सपने, सपने 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 सच होने को है सपने। कभी कभी ऐसी कहानियाँ जब मैं सुनता हूँ, हमेशा मेरे जहन में ये बात आती है, हमने वो क्या सही किया था कि हमें ये जिंदगी मिली, और इन्होंने क्या गलती की कि इनको ये जिंदगी मिली। हो आती है आवाज जो दिल की, वो तू सुन ले, मंजिलें है पुकार दी
खुशियों को तू चुन ले, ओ कर लो खुद से ये वादा, टूटेगा ना इरादा, ओ नामुमकिन कुछ भी नहीं जहां में जान ले, दिल में इतना यकीन तू रख ले, सच होने को है तेरे सपने, जीतेगा तू, हिम्मत कर ले, सच होने को है तेरे सपने, सपने 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 सच होने को है 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 सपने। मिस्टर रेक्समॉन। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस बिजनेस की, तो इस बिजनेस में जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर ग्रेगमॉन, उन्होंने जिक्र किया एक प्रेजेंटेशन में बहुत वर्षों पहले 4 कोर्स का। मैं थोड़ा सा नए तरीके से आज आपसे 4 कोर पे बातें करना चाहूंगा। 4 कोर में सबसे इंपॉर्टेंट पायदान है रिक्रूटमेंट। जैसे गाड़ी में 4 पहिए होते हैं ना, चारों में से आप एक निकाल दो, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। आज मैं आपसे गाड़ी के 4 अलग अलग पहियों की बातें करने जा रहा हूं, व्हील्स की बात करने जा रहा हूं, जिनको आपको परफेक्ट रखना। अगर एक में हवा कम है तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर एक में पंक्चर हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर आपने एक निकाल दिया तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये चारों जो व्हील्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समान रूप से मेंटेन करना है। तो सबसे पहला रिक्रूटमेंट। अब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक इंटरनेशनल कंपनी में सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप उस कंपनी के ओनर हैं और आपको तलाश है अपनी कंपनी के लिए कुछ जनरल मैनेजर्स की, कुछ ब्रांच मैनेजर्स की और कुछ सुपरवाइजर्स की, जो आपके बिजनेस में आपकी कंपनी को लोग सुपरवाइज कर सकें। और वो अलग अलग एरिया के लिए आप तलाश में ऐसे लोगों की। क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम आपको जो चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जिस बंदे को आप रखने जा रहे हैं वो एजुकेटेड होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और वो गुड लुकिंग होना चाहिए। 3 चीजें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको चाहिए उस बंदे के अंदर जिसको आप जीएम या मैनेजर या सुपरवाइजर रखने जा रहे हैं अपने यहां। मैं बात कर रहा हूं किसी इंटरनेशनल कंपनी में, सपोज आप सीईओ हैं। फॉरगेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरएवर, आई एम सिंपली आस्किंग यू कि आप एज्यूम करें आप सिर्फ एक कंपनी में सीईओ हैं। अब इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको, मेरा एक सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अपने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अच्छे लोगों को अपॉइंट करेंगे या हर किसी कूड़े करकट को अपॉइंट कर लेंगे? सोच करके बताइएगा। मेरे ख्याल से आप अच्छे से अच्छे लोगों को अपॉइंट करना चाहेंगे और इस रिक्रूटमेंट के लिए आप हर वो काम करेंगे जो आपके कंपनी में आने वाले लोग अच्छे से अच्छे लोग दे सके आपको। जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, जैसे कि आप, हो सकता है अगर आपको लगता है ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, कोई रिटन टेस्ट, कोई उनका स्किल टेस्ट लें, हो सकता है आप उनके लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करें और हो सकता है आप इसके लिए कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करें जो उनकी साइकोलॉजी, जो उनकी पर्सनैलिटी को जज कर सके, राइट और रॉन्ग, अगर आप एक इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी उस कंपनी के लिए एक जनरल मैनेजर या एक ब्रांच मैनेजर या एक सुपरवाइजर सिर्फ एक व्यक्ति में से चूज कर सकते हैं? सोच के बताइए मेरे को। शायद नहीं। उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का। और यकीन मानिए, जब आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो उनमें से जो बेस्ट होंगे आप उनको जॉब दे देंगे। हाँ या ना? ये प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं फॉरएवर के बिजनेस में। दोस्तों,
दोस्तों फॉरएवर के बिजनेस में भी आप अपनी इंटरनेशनल आईडी के सीईओ हैं। आज से ध्यान रखिएगा, जो आईडी आपको मिली है वो आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है। उसका मालिकाना हक आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस आईडी से अपने बिजनेस को चला नहीं सकता आपके अलावा। तो उस आईडी से नीचे जो भी एम्पायर खड़ा होगा उसके सीईओ आप हैं। और मजेदार बात यहां लिखा है इंटरनेशनल कंपनी, क्योंकि आप जानते हैं 160 देशों में इस बिजनेस में आपकी आईडी वर्क करती है। तो यानी कि आपको मौका मिला टू वर्क लाइक अ सीईओ। अब आपको भी क्या करना है, आपको भी अपने बिजनेस के लिए, फॉरएवर बिजनेस के लिए मैनेजर्स चाहिए, सीनियर मैनेजर्स चाहिए, सोरिंग मैनेजर चाहिए, सफायर मैनेजर चाहिए, सफायर डायमंड चाहिए, डायमंड मैनेजर चाहिए। अब आप क्या करोगे इसके लिए, आप भी कुछ ऐसा ही करने वाले हो। लेकिन आगे बताने से पहले मैं एक बहुत बड़ा अंतर बताना चाहूंगा, और ये अंतर ध्यान से सुनिएगा, बड़ा लाजवाब अंतर है साहब। Whatever is essential in a job is a desirable qualification in forever। जो भी चीज एक जॉब में एसेंशियल होता है, फॉरएवर के बिजनेस में डिजायरेबल है। मैं आपको बताऊंगा क्या। और जो भी एक जॉब में डिजायरेबल होता है, फॉरएवर में वो एसेंशियल है। क्या है वो जरा समझते हैं। एक मैंने ऑर्डर बनाया है, जब आप जॉब की क्वालिफिकेशंस देखते हैं तो सबसे पहला बंदा एजुकेटेड होना चाहिए। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। मैं जॉब की बात कर रहा हूं। एक्सपीरियंस आपके लिए और फायदा करने वाला है, ये भी एसेंशियल है, एक्सपीरियंस। देन गुड लुकिंग है आप तो बड़ा अच्छी बात है, डिजायरेबल है, ओके। और एम्बिशियस है, चलेगा, नहीं भी है तो पहली दो चीजें उन्हें चाहिए। फॉरएवर में देखिए कैसा उल्टा है। फॉरएवर में जो एसेंशियल है वो डिजायरेबल है, और जो डिजायरेबल है वो एसेंशियल है। समझिएगा, फॉरएवर बिजनेस में आपकी सफलता एक ही चीज पर, एक ही शब्द पर निर्भर करती है, वो है आपका एम्बिशियस होना, आपका महत्वाकांक्षी होना, कि क्या वाकई आप महत्वाकांक्षी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस बिजनेस की। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं है तो आप यकीन मानिए इस बिजनेस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना, मुझे माफ करिएगा प्लीज, आपकी एम्बिशंस का आगे आना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा, उनका नाम है शिव खेड़ा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, स्किल एंड विल। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्किलफुल है पर विलिंग नहीं है तो वो सफल नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति स्किलफुल नहीं है पर विलिंग है तो वो सफल हो सकता है। और ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लाजवाब है। तो आप यकीन मानिए इस बिजनेस में आपका विलिंग होना, जो कि आपकी एम्बिशन से आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देन गुड लुकिंग अगर आप हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, राइट। और नहीं है तो फॉरएवर के पास इतने लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं जो आपको गुड लुकिंग बना सकते हैं। देन थर्ड वन इज एक्सपीरियंस। हमारे लिए डिजायरेबल, आप एक्सपीरियंस अच्छी बात है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एजुकेटेड, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लिटरली अंगूठा छाप हैं लेकिन इस बिजनेस में सफल हैं। तो आपकी एजुकेशन का यहां पर कोई महत्व नहीं है, आप कितने एजुकेटेड हैं या नहीं है। बिलीव मी, कभी कभी लोगों को डर लगता है सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको इंग्लिश छोड़ो हिंदी तक पढ़ना नहीं आता है, बट वो सक्सेसफुल हैं। तो यहां पर आपकी पढ़ाई लिखाई डिजायरेबल है। आप हैं पढ़े लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग आपको हर चीज करने के लिए, आपके साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार खड़े हैं, ओके। अब रिक्रूटमेंट की बात हम जब करते हैं तो क्या आप किसी भी कंडीशन में अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जब फॉरएवर की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ अच्छे लोगों को लेना चाहेंगे या गार्बेज को भी? जरा समझते हैं इसको। एक आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, अभी जो लाइन है इसको गौर से दिखेगा क्या इसका मतलब है। सपोज ये लाइन है जिसका एक सेंटर पॉइंट है, ये मैं मानता हूं ये आप हैं। जरा सोच करके देखिए कि अगर आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया और वो व्यक्ति, क्योंकि मैंने देखा साइकोलॉजिकली क्या होता है कि मनुष्य, हर मनुष्य एक अपने स्तर के लोगों से, जो उसके सोशल और इकोनॉमिकल सर्कल के लोग हैं उनसे, और एक अपने नीचे के स्तर के व्यक्ति से बात करने में बड़ा कंफर्टेबल होता है। गौर से सुनिएगा, अपने स्तर के लोगों से और अपने से नीचे एक स्तर के लोगों से बात करने में बड़ा कंफर्टेबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है। तो जरा सोचिए आपने क्या किया, अपने स्तर से नीचे जाकर के बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दिया, राइट। तो स्थिति क्या बनेगी जरा सोचिए। स्थिति कुछ ऐसे बनेगी, ये है आपने दिखाया अपने से नीचे के स्तर के व्यक्ति को प्लान, उसने भी ऐसे ही किया, उसने भी ऐसे ही किया, उसने भी ऐसे ही किया, उसने भी ऐसे ही किया। व्हाट आई विल सजेस्ट यू, अगर आप थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लें और अपने से एक लेवल के व्यक्ति के ऊपर जाकर के प्लान दिखाएं तो क्या हो सकता है, जरा देखिए, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। आपकी बिजनेस में क्लास आना शुरू हो जाएगी। और आज के डेट में मैं आपको बता सकता हूं, पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के इस पीरियड में एक चीज बहुत अच्छी हुई है, फॉरएवर के बिजनेस में क्लास का आना ज्यादा शुरू हो चुका है, राइट। तो अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट के इस प्रोसेस में।
जब आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, हर वो काम करेंगे जो इस रिक्रूटमेंट में आने के लिए जरूरी है। जैसे आप एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, आप सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, जैसे आज की डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, राइट, इनका सहारा, यूट्यूब, आप इनका सहारा लेंगे, या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट का सहारा लेंगे, या फिर आप अपने अपलाइन का सहारा लेंगे। जो भी आपके बिजनेस को बढ़ाने में काम करेगा, आप हर वो काम करेंगे, हाँ या ना? यस। अब आपने इनको लेना भी शुरू कर दिया, देन उसी प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो जरा सोच के बताइए, क्या आपको एक मैनेजर या डायमंड या एक सुपरवाइजर इवन, क्या सिर्फ एक व्यक्ति ज्वाइन कराने से मिल जाएगा? जस्ट टेल मी हाँ या ना, कि आपने सिर्फ एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, आपको उसी में मैनेजर मिलेगा, डायमंड मिलेगा आपका? आपको यकीन से समझना होगा दोस्तों, आपको जितने ज्यादा से ज्यादा प्लान हो सकते हैं वो दिखाने होंगे अपने लोगों को। और यकीन मानिए, जो आपकी टीम में बेस्ट होगा वो धीरे 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 बिजनेस में, एफएलपी बिजनेस में अपना बेस्ट करते करते फॉरएवर से बेस्ट पाएगा, और आप अपने बिजनेस में बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट के लिए ध्यान रखिए कि यू हैव टू वर्क लाइक अ सीईओ। एक सीईओ कभी भी अपने बिजनेस को डाउन नहीं जाने देगा, वो अपने बिजनेस को अप करने के लिए प्रयास करेगा। देन दूसरी बात करते हैं रिटेंशन। दोस्तों, रिटेंशन का मतलब क्या है? मतलब क्या होता है रिटेंशन का? रिटेंशन का मतलब होता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो आपकी टीम में बने रहें। ओके? एक, आपने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, और दूसरे, आपने क्या किया, आपने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक बंदर ने क्या किया कि वो एक भुट्टो के खेत में, कॉर्न के खेत में चला गया। वहां उसने देखा कि पूरे खेत में भुट्टे उगे पड़े हैं। Now what happened? उसने दूर तक देखा, किसान या कोई उसकी रक्षा करने के लिए नहीं था, तो वहां मजे आ गए सोच करके उस बंदर ने भुट्टे तोड़ने शुरू करे। अब वो क्या कर रहा है, ये भुट्टा तोड़ा, बगल में लगाया, फिर दूसरा भुट्टा तोड़ा, बगल में लगाया, तीसरा भुट्टा तोड़ा, बगल में लगाया, और ऐसे करते करते उसने पूरे खेत को गंजा कर दिया। एंड में क्या था उसके पास? सिर्फ एक भुट्टा। क्योंकि क्या हो रहा था, वो हर बार भुट्टे को गिराता जा रहा था। रिटेंशन का मतलब है कि जो आपके बिजनेस में हैं, क्या आपने उन्हें संभाल लिया? क्या आप उनको संभालने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे कि वो आपके बिजनेस में आगे बढ़ सकें? और इसलिए समझिएगा, क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बता सकता हूं, रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिटेंशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको आना चाहिए रिटेंशन कैसे। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग रिक्रूट तो कर रहे हैं, लेकिन रिटेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपने उनको रिटेन कर लिया तो आप अपनी पीढ़ियों तक के लिए बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं, बिलीव मी। ओके, नाउ फॉरएवर के बिजनेस में जैसा मैंने आपसे कहा कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपनी टीम्स का। और क्यों ऐसा होता है कि लोग छोड़ के जाते हैं? मैं सिर्फ फॉरएवर, कहीं भी किसी भी काम में लोग क्यों छोड़ करके जाते हैं? या तो हो सकता है कि उसको अच्छा जो एक्सपेक्ट करके आया था उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, तब बंदा छोड़ देगा। या ये भी हो सकता है कि उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, और ये भी हो सकता है कि वो डिजेक्टेड फील करता हो। आप उसको लगता है यार मेरे को बंदा ना रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, यार ये बंदा मेरे को मानता ही नहीं है, मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। अगर इन तीनों, ये भी हो सकता है तीनों की तीनों चीजें हो। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए गलती आपकी है, बिलीव मी। आप कह रहे होंगे अरे वाह ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यकीन मानिए पूरी दुनिया में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, मैं पहले वाले पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा, जो कि किसी व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर दे। फॉरएवर के अंदर वो ताकत है कि आपकी व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है, यानी आपने अपने काम को भरपूर नहीं किया है। दूसरी, अगर कि वो इसलिए फॉरएवर छोड़ रहा है कि उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसका मतलब भी क्या हुआ कि आपने अपने रोल को प्रॉपरली प्ले नहीं किया है, आपने उसको ढंग से बताया नहीं है, इसी वजह से उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी बेटर लगी। या अगर वो डिजेक्टेड फील कर रहा तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब सीधी सी जिम्मेदारी आपकी है, राइट? तो अगर आप इन सबसे संभल गए तो आप यकीन मानिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और रिटेंशन की मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कैसे मेरे एएस से मैनेजर के सफर में रिटेन करने के लिए काम करता हूं, हो सकता है आपके काम आए। पहली चीज जो ब्रेकेट में लिखी है वो क्या, मेरा फोकस होता है मेरे इंडिपेंडेंट बनाना। इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद से काम करे, खुद से प्लान दिखाए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान खुद से दिखाए। अब मैं शुरुआत कैसे करता हूं, जब कोई व्यक्ति मेरे साथ मेरी डायरेक्ट में ज्वाइन करता है, सबसे पहले मैं उसके साथ फील्ड में पर्सनली काम करने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूं। मैं पर्सनली काम करता हूं उसके साथ, मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ। शब्द सुनिएगा, मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ मैं पर्सनली काम करता हूं। शुरुआत में जैसे ही वो ज्वाइन करता है मैं उसके घर जाता हूं, उनके परिवार के साथ फैमिली रिलेशंस बिल्ड करता हूं। ये बहुत जरूरी है। हमारा बिजनेस जो एफएलपी है ना, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लोग कहते हैं, मैं कहता हूं फैमिली लविंग पीपल, राइट? तो आपको यहां पर परिवार से रिलेशन बनाए, तो वो मैं डेवलप करता हूं। साथ ही साथ मेरी कोशिश रहती है मैं उनके घर पे जाके कुछ प्रोडक्ट्स खोलूं, जैसे टूथपेस्ट, जैसे डीओ, जैसे एलोवेरा जेल,
राइट। अब जब ये खुलते हैं तो खुलने के बाद वो उनको यूज करना शुरू करता है, जहां से मेरे को एक पक्का कस्टमर तैयार हो चुका होता है मेरा, राइट। देन उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं उनकी लिस्ट बनाने में उनकी हेल्प करता हूं कि कैसे आपको लिस्ट बनानी है, ओके। और मेरा टारगेट होता है, मैं उनको टारगेट देता हूं कि आपको कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम, आप 200 लोगों की लिस्ट बना लो 2 दिन के अंदर, देन हम आपसे बातें करेंगे। देन उसके बाद मैं उनके लिए टारगेट सेट करता हूं, ओके। मैं उनके साथ एक टारगेट सेट करता हूं और वो टारगेट 6 महीने के लिए मैं उनको देता हूं। अब देखिए मजेदार बात क्या है, गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने आने वाली है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लगता है। एक टेबल में आपको दिख रहा है मंथ, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टोटल मंथली सीसीज, टोटल एक्टिव पर्सन इन द टीम, वो लोग जो कि एक टीम में एक्टिवली कुछ काम कर रहे हैं, या तो वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या वो रेगुलरली लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, या वो रेगुलर बिजनेस डाल रहे हैं, ऐसे लोग एक्टिव। पर्सनली स्पॉन्सर्ड, मैं आपके इससे चर्चा करूंगा। और नंबर ऑफ परफॉर्मेंस बोनस चेक्स पेड, ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मंथ की। मेरा टारगेट क्या देता हूं फर्स्ट मंथ का, और वो फर्स्ट मंथ कौन सा होगा, गौर से सुनिए, और किसी के लिए लागू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है जो इस समय यहां बैठे हो वो 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। फर्स्ट मंथ कौन सा होगा समझिए मेरे अनुसार, हर वो व्यक्ति के लिए फर्स्ट मंथ कौन सा होगा जिस मंथ से वो एक्टिवली मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करे। फर्स्ट मंथ होगा वो जिसमें वो लोगों को बुलाए मीटिंग्स में। फर्स्ट मंथ होगा वो जिसमें वो आपसे, आप स्पॉन्सर हैं या अपने अपलाइन से वो बातें करता रहे, राइट। और फर्स्ट मंथ होगा ऐसे व्यक्ति का जो बिजनेस की हर एक्टिविटी में, चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, चाहे वो सिस्टम को फॉलो करना हो, वो उसमें इंटरेस्ट शो करे, राइट। जब से आपको ऐसे लोग दिखने लगे, आप ये बता सकता हूं मैं आपको, ये उनके लिए फर्स्ट मंथ मानते हुए उनके साथ प्लानिंग कर सकते हैं इस माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट मंथ में आपका टारगेट क्या हो सकता है, 5 सीसी का टोटल टारगेट। और ये 5 सीसी कैसे आएंगे, टोटल आपके साथ उस व्यक्ति को, मतलब मैं बात कर रहा हूं सपोज आप वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, 5 लोगों को ज्वाइन कराना है। ये ज्वाइन कराने का मतलब है उनका फॉर्म जमा होना नहीं है, उनकी कुछ बिलिंग्स हो। आपका टारगेट है इन 5 लोगों के माध्यम से, अपनी थोड़ी सी रिटेल के माध्यम से 5 सीसी का बिजनेस करना। 5 पर्सनली लोगों को स्पॉन्सर्ड करना है आपको उस महीने में, जिस महीने से आप ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ये टारगेट आपके लिए है, 5 लोगों को। और एक चेक किसका, वो तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है उस व्यक्ति का आएगा जिसके साथ आप ये प्लान कर रहे हो, आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर का एक चेक आए। अब आगे बात करते हैं दूसरे महीने का टारगेट। दूसरे महीने में 10 सीसी का टारगेट हो। 10 सीसी का टारगेट के लिए 10 लोग मिनिमम हो जो एक्टिव हो। फिर से मैं कह रहा हूं, एक्टिव लोग वो होते हैं जो कि कुछ कर रहे हैं, कुछ बिजनेस डाल रहे हैं, मीटिंग में लोगों को ला रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे एक्टिव लोग। मैं 1+3 की बात नहीं कर रहा हूं। देन पर्सनली स्पॉन्सर्ड, अब आपको 5 नहीं 2 से 3 लोग हर महीने करते जाना है, हर महीने 2 से 3 लोग। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जो एएस आपका है उस एएस के उस दूसरे महीने में कम से कम नीचे टीम में 2 से 3 लोगों को, ये 2 से 3 चेक जो लिखा है ना, उसके उन 10 लोगों में से जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 से 3 लोगों के कोई चेक आए कंपनी से। यानी कि अब आप अपनी रूट्स को मजबूत करना शुरू कर रहे हो। अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिएगा आपका पेड़ सुरक्षित है। अगर जड़ें कमजोर हैं तो आपका पेड़ कभी भी गिर सकता है। हम बात करते हैं थर्ड मंथ की। थर्ड मंथ आपका उसको टारगेट देना है 20 सीसीज। 20 सीसीज के टारगेट के लिए उसे 20 लोग उसकी टीम में एक्टिव चाहिए। 2 से 3 पर्सनली स्पॉन्सर करना है, सिलसिला चलता रहेगा। और 5 से 7 लोग उसकी टीम में ऐसे हो जो चेक उठा रहे हो, छोटा बड़ा दैट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन उनका चेक आ रहा हो। देन फोर्थ मंथ की बातें करते हैं, टारगेट होना चाहिए 40 सीसीज। ना इस 40 सीरीज की अगर हम बातें करें तो 30 एक्टिव लोग अगर बंदे के साथ काम करें तो 40 सीरीज का टारगेट हम उसको दे सकते हैं। 2 से 3 पर्सनल स्पॉन्सर्ड एज इट इज चलता रहेगा। और इन 30 लोगों में से 10 से 12 लोग ऐसे हो जिनके चेक्स आ रहे हो। आप यकीन मानिए दोस्तों, जब आपकी टीम में लोगों के चेक्स आते हैं ना, वो जो खुशी होती है, मैं आपको बता सकता हूं, मेरा चेक मुझे इतनी खुशी नहीं देता जितना मेरे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का मात्र 10,000 का चेक खुशी देता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी टीम में अपने लोगों को चेक जनरेट कराने के लिए तैयार करना है, राइट। देन फिफ्थ मंथ टारगेट हो 50 सीसीज और 50 लोग आपकी टोटल टीम में एक्टिव हो। देखिए 5 से 10 से 20 से 30 से 50, मैं नए नहीं कह रहा हूं, ये बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब टोटल आपकी नेटवर्क में 50 लोग अगर एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिवली का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग जो कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ सीसीज डाल रहे हैं, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं।
पर्सनली आपने 2 से 3 लोगों को स्पॉन्सर करने की सलाह दी उसको, और अब टीम में 15 ऐसे लोग हों इन 50 में से जिनके कुछ चेक्स बन रहे हो, और अगले महीने 6ठे महीने अगर आपने 70 सीसी करने का टारगेट उसको दिया, 6ठे महीने देखिए कितना हुआ, 5th और 6th मिला के बंदा मैनेजर होता है। ओके, टोटल टीम में 60 लोग। ओके, इन 60 एक्टिव लोगों के साथ 2 से 3 स्पॉन्सर करने का 20 लोगों का आपका टारगेट होना चाहिए कि उस बंदे की टीम में 20 लोगों के चेक्स बन रहे हो। दोस्तों अगर आप ऐसा कर पाएंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप अपनी पुश्तों के लिए पैसा कमाने की तैयारी करने वाले हैं। आपकी टीम में अगर लोगों के चेक आ रहे हैं, सिर्फ आपके चेक नहीं आ रहे हैं, आपकी टीम में लोगों के चेक आ रहे हैं, वो है एक सॉलिड बिल्ट, वो है एक सॉलिड फाउंडेशन, और ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो आपको हमेशा इस बिजनेस में अमर रखेगी। ओके, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आंकड़े हैं ना, ये मेरे नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ये आंकड़े मैं इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से बातें करता हूं, फिर उसको अपनी भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दैट इज इट। ओके, अब वापिस आता हूं, मैं मेरे एएस से मैनेजर के सफर में उनके साथ कैसे काम करता हूं। मैंने प्लानिंग कर ली, उनको एक प्लान दे दिया। अब मैं उनके प्रोस्पेक्टिव बिजनेस एसोसिएट्स और कस्टमर से मिलता हूं। प्रोस्पेक्टिव बिजनेस एसोसिएट कौन होता है? जिसे आप प्रोस्पेक्ट कहते हो। ओके, तो मैं उनसे मिलता हूं, कस्टमर से मिलता हूं, और ऐसे में मैं कभी अपने कंफर्ट की बात नहीं सोचता, अरे यार मैं स्टोरिंग मैनेजर हूं, फ्लुएंस चलाता हूं, इतनी बढ़िया कार चलाता हूं। अगर वो बंदा कहीं ऐसी जगह पे रहता है जहां पर कि मुझे पैदल जाना है, मैं पैदल जाता हूं। अभी तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सीन बदला है। अगर कि मुझे लगता है कि वो बंदा मुझे अपने स्कूटर पर ले जाना चाहता है ऐसी जगह पर जहां पर कि शायद मैं गाड़ी नहीं ले जा सकता, मैं उसके स्कूटर और उसकी बाइक पर जाता हूं। अभी कोरोना चल रहा है, ये एक अलग पॉइंट है, ये मेरा हमेशा का तरीका है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनको मेरठ या दिल्ली में ट्रेनिंग्स में बुलाता हूं, अभी नहीं हो रही तो आज की डेट में मैं जूम पर जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो फेसबुक पर फॉरएवर ट्रेनिंग कर रहा है, मैं उनमें बुलाता हूं। राइट, देन मैं उनको प्लान दिखाना सिखाता हूं। ऊपर क्या लिखा है? माई फोकस इज टू मेक माई एफबीओ इंडिपेंडेंट। मेरा टारगेट है उसको इंडिपेंडेंट बनाना। और वो इंडिपेंडेंट कब बनेगा? जब वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। वो इंडिपेंडेंट कब बनेगा? जब वो खुद प्लान दिखा रहा है। राइट, देन मैं उनको कोशिश करता हूं, फोर्स करता हूं कि भाई जल्दी जल्दी खुद प्लान दिखाने की शुरुआत करो, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे तब तक आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे होगे। दोस्तों, आपने फरारी ले ली है, आपने मर्सिडीज ले ली है, पर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, चलाता है आपका ड्राइवर। और एक दिन आपको बहुत जरूरी काम था, आपको चलानी नहीं आती, एक दिन आपको बहुत जरूरी काम था, क्या होगा? आप डिपेंडेंट है अपने ड्राइवर के ऊपर, वो आया नहीं है तो काम अधर में लटक जाएगा। तो बेहतर है आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, नहीं आया, आपको चलानी आती थी, आप अपने आप अपने काम पे जा सकते हैं। सेम वे अगर आपको प्लान दिखाना आता है तो आपके अपलाइन अवेलेबल हैं या नहीं है, आप उस व्यक्ति को जिसको प्लान दिखाना है दिखा सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है खुद प्लान दिखाइए। तो मेरा फोकस होता है अपने एएस के साथ कि भाई जल्दी जल्दी प्लान दिखाना शुरू करो। देन आगे मैं कैसे काम करता हूं वो बताऊंगा आपको। जब वो व्यक्ति सुपरवाइजर होता है तो प्लान अब वो दिखाता है, और सुनिएगा, प्लान वो दिखाता है, मैं फॉलोअप के लिए जाता हूं। ओके, फॉलोअप का मतलब आपको बता देता हूं क्या होता है। एक बंदे ने प्लान देखा, उसके मन में डाउट्स है, वो डाउट्स कैसे दूर होंगे? वो डाउट दूर करेंगे हमारे साथ उनकी सेकंड मीटिंग, जो कि जनरली 24 से 48 घंटे में हो जानी चाहिए। तो मैं जाता हूं उसके प्लान दिखाने के बाद उनके फॉलोअप के लिए। जब वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है तो अब क्या होता है? प्लान वो दिखाता है, मैं फॉलोअप तो करता हूं, लेकिन नंबर अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। राइट, अब नंबर कम हो, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो खुद फॉलोअप कर सकता है। और जब वो बंदा मैनेजर बन जाता है, देन मैं क्या करता हूं, मैं मंथ में एक बार उनके यहां जाता हूं और मंथ में एक बार उनके साथ काउंसलिंग करता हूं। राइट, उस काउंसलिंग से मैं उनके पूरे टीम के बारे में डिस्कशंस करके उन्हें आगे के टारगेट्स देता हूं, उन टारगेट्स पर वो काम करते हैं। कौन से सुनिएगा इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है। मैंने रिटेंशन पे हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, रिटेंशन। ही इज इन माई रेगुलर टच ऑल थ्रू। जितने भी उसकी बची हुई हमारी लाइफ है दोनों की, वो हमेशा मेरे टच में है, फोन कॉल से, पर्सनल मीटिंग से। या तो वो मुझे कॉल करें या मैं उसको कॉल करूं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट यस जब भी पॉसिबल हो हम आपस में बातें करते हैं। और इस तरह से मैं कभी भी उनको वंचित महसूस नहीं होने देता, डिप्राइव्ड ऑफ महसूस नहीं होने देता, यार मेरे साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। राइट, देन आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी आप उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी की 5 स्टेजेस होती हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर अमरजीत भी, जिनकी प्रेजेंटेशन में से मैंने ये पॉइंट लिया है। यूरेका इज द फर्स्ट स्टेज। जब आपको किसी चीज के बारे में समझ में आया कि यस यार, यूरेका के बारे में आप जानते होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। राइट, और एक बार आर्किमिडीज जब एक पानी के टब में नहा रहे थे, तब अचानक से वो कूदे, जैसे वो पानी में गिरे एकदम उछल के बाहर आए और कहते यूरेका, मतलब मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। तो जिस दिन आपका एफबीओ उस स्टेज में आता है जहां पर उसको इस बात का एहसास होता है, यस
यही है बिजनेस, यही है वो काम जिसे मैं करना चाह रहा था, वो यूरेका स्टेज होती है। जनरली इसमें 4 फिगर्स की इनकम रहती है, राइट? शुरुआती दौर होता है और ये उसका पहला महीना हो सकता है। जिस दिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने, एफबीओ ने आपसे कहा यूरेका, इसका मतलब आप उसके साथ प्लान करना शुरू कर दीजिए। देन सेकंड स्टेज होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेज। ये वो स्टेज होती है जिसमें कि आपको इसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, आपको उसको सिखाना है, आपको उसको बताना है मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेज है, इसमें बंदा 5 फिगर इनकम में आता है। नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल इफेक्ट, वन समवन बिकम्स मैनेजर, 6 फिगर इनकम आती है। स्नोबॉल जानते हैं आप क्या होता है? आप कभी बर्फ के पहाड़ पे जाइए और एक छोटा सा गोला लीजिए, बर्फ का बनाइए और उसको ऐसे लेकर के छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? वो रोल ऑन होगा, रोल ऑन होते होते नीचे नीचे जाते जाते अपने आसपास के बर्फ को चिपकाएगा और ये स्नो बढ़ते 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 इतना बड़ा गोला बन जाएगा। यानी अगर उसके नीचे कोई आ जाए तो शायद मर भी जाए, राइट? तो ये स्नोबॉल इफेक्ट है जिसमें बिजनेस जो है ऑटोमेटिकली रोल ऑन मोड में आ जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट स्टेज इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेज। 7 फिगर इनकम आती है। आज इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में 7 फिगर इनकम ले रहे हैं। इंडिपेंडेंट स्टेज का मतलब है जब बंदे को फाइनेंशियली कोई रोक टोक नहीं है, जहां चाहे जो चाहे वो खरीदे, जो चाहे ले, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्टिविटी रिटायरमेंट स्टेज, जहां पर बंदा बीचेस ऑफ द वर्ल्ड पे जाकर के आराम करता है, कोई काम ना करे तब भी पैसा आता है। 8 फिगर इनकम, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 8 फिगर इनकम आज ले रहे हैं, राइट? तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, कि हर व्यक्ति को अपना अपना समय लगता है इन सारी स्टेजेस में आने में। किसी को यूरेका स्टेज में हो सकता है शुरू में 2-3 महीने लग जाए, और हो सकता है किसी को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हो सकता है 2-3 महीने में आ जाए। तो ये हर व्यक्ति की अलग अलग स्टेजेस में टाइमिंग हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ जो एफबीओ काम कर रहा है वो इस समय कौन से स्टेज में है। क्या वो यूरेका स्टेज में है या आया कि नहीं आया? क्या वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेज में है? क्या वो थर्ड स्टेज में आ चुका है जहां पर कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरफ चल पड़ा है? ये आपको ध्यान रखना और अकॉर्डिंगली आपको प्लान डिजाइन करना है। जिस स्टेज में वो बंदा है उसके अनुसार प्लान डिजाइन करना है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बड़ी लाजवाब है। आपके सामने 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हाई स्कूल में है और एक बच्चा ग्रेजुएशन में है। आप क्या करो, इन दोनों को अलग अलग क्लासेस में इनकी में भेज दो, यानी ग्रेजुएशन वाले को हाई स्कूल में और 10th वाले को ग्रेजुएशन में। क्या होगा? सब मिसमैच हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपको क्या करना है, इस ग्रेजुएशन के को ग्रेजुएट को ग्रेजुएशन क्लास में और हाई स्कूल को हाई स्कूल क्लास में बिठाना होगा। सेम वे हेयर, जो बंदा जिस स्टेज में आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। ओके, देन यू कांट, दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज डेवलपमेंट स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, आपको विकास करना है अपने लोगों का ना। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, कहते हैं सर मेरी टीम में कोई काम नहीं करना चाहता, कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना चाहता, और फला फला बहुत सारी बातें वो बोलता है। जैसे ही मैं उनसे सवाल करता हूं, अच्छा एक बात बताओ, आप करते हो ये सब काम? तो पता ज्यादातर उनका जवाब क्या होता है, सर मैं तो कर ही लूंगा, पहले ये लोग तो करें। डू यू फील इससे डेवलपमेंट हो सकता है? हमेशा ध्यान रखिए, डेवलपमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं अपने आप से शुरुआत करूं। द स्टार्ट हैज टू बी मी, नो वन एल्स। मुझे शुरुआत अपने पास से करनी होगी। ओके दोस्तों, देन आपको मैं एक बेस्ट टेक्निक बताऊं डेवलपमेंट की, बेस्ट टेक्निक, कोई रुकावट नहीं आएगी। सुनना चाहेंगे आप? मैं बताता हूं आपको। आज से अपने अपलाइन को बॉस मानना शुरू कर दो। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बात कह रहा हूं मैं आपसे। आज से अपने अपलाइन को अपना बॉस मानना शुरू कर दो। आप हो सकता है मुझे गाली दे रहे हो ये बात सुन करके, यार पंकज जी ऐसा होता है कि आप मुझे बॉस, मैं तो बॉस से बचना चाहता हूं। क्योंकि बॉस की छवि क्या होती है देखिए, ट्रेडिशनल बॉस, कन्वेंशनल बॉस क्या करते हैं? सबसे पहली बात, वो कभी नहीं चाहते आप सक्सेसफुल हो, कभी नहीं चाहते। वो कभी नहीं चाहते कि वो आप सक्सेसफुल हो, बल्कि एक काम वो और करते हैं, आपको सबके सामने डांटते हैं। पर मैं क्या कह रहा हूं, कितनी उल्टी बात कह रहा हूं। आप अपने अपलाइन को अपना बॉस मानना शुरू कर दो। कोई तो वजह होगी, मैं बताऊंगा आपको। बॉस क्या करता है कन्वेंशनल बिजनेस में? वो आपको हमेशा सबके सामने डांटता है, वो आपको सबके सामने नीचा दिखाता है। और मेरी अपनी रिसर्च क्या कहती है मैं आपको बताना चाहूंगा। बॉस कभी भी आपको अपने केबिन में नहीं डांटता है, बॉस आपको पब्लिक में डांटता है। पब्लिक में वो इसलिए डांटता है ताकि अगर उसने 10 लोगों में से एक आपको डांटा तो बाकी 9 ऑटोमेटिकली सुधर गए या डांट लिए गए, राइट? तो पब्लिकली आपको डांटता है। साथ ही साथ वो कभी अपनी जगह आपको नहीं बिठाएगा। जिस जगह पर वो बैठा है वो खुद खुश होकर के आपको सीट पर नहीं बिठाएगा।
देन मैंने क्यों कहा आपसे कि आप अपने अपलाइन को बॉस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। एक सिर्फ कारण है, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बॉस के पैरामीटर में देखोगे किसी व्यक्ति को, तो क्या होता है, जो टारगेट आपका बॉस आपको देता है, जिस तरह से काम करने को आपसे कहता है, आप वैसे ही करते हो, हां या ना? 100% हां। अब यहां पर मैं आपसे जब कह रहा हूं कि आप अपने अपलाइन को बॉस की तरह मानना शुरू कर दो, तो मैं बताऊंगा क्यों कह रहा हूं। अगर आपने ये मानना शुरू कर दिया ये मेरे बॉस हैं, सिर्फ इतना, उस एंगल से उनकी हर बात को सम्मान देना शुरू कर दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके जो अपलाइन है वो हमेशा आपको सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं। कौन कौन? एक आपके माँ बाप, एक आपके सिबलिंग्स, और अगर मैं गलत नहीं हूं, एक आपके अपलाइन, जो हमेशा आपकी तरक्की चाहते हैं। राइट? वो आपकी तरक्की चाहता है। बॉस आपकी तरक्की नहीं चाहता कन्वेंशनली, लेकिन फॉरएवर में आपके अपलाइन आपकी तरक्की चाहते हैं। देन वो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं सबके सामने, यार मजा आ गया यार, इस बार ये बंदे ने क्या लाजवाब काम किया। वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। कन्वेंशनली बॉस नहीं करता, वो डांटता है। देन ही रिकमेंड्स योर नेम, सर आप एक काम करिए, इनको बुलाइए, इनकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, सर इनको बुलाइए, बहुत बढ़िया लोगों से बातें करते हैं। वो रिकमेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा अपना स्थान छोड़ करके आपको आगे लाने के लिए तैयार है। सपोज के आपने ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने मैनेजर के डाउन में, तो वो चाहते हैं कि आप फटाफट मैनेजर बने ताकि वो सीनियर मैनेजर बन जाएं। राइट? तो वो अपना स्थान छोड़ करके आपको देने के लिए तैयार है। और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने जा रहा हूं कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की कल्चर चलती है। देखना चाहेंगे आप? ये मेरे अपलाइन है मिस्टर टीपीएस बेदी दिल्ली से, और जिनको आप देख रहे हैं सम्माननीय व्यक्ति हैं मिस्टर रेक्समॉन। मिस्टर टीपीएस बेदी जब 2008 में यूएस गए थे, तो फिनिक्स एरिजोना में जब गए, तो मिस्टर रेक्समॉन ने अपनी सीट छोड़ करके मिस्टर बेदी को बिठाया था उस सीट पर। कैन यू बिलीव दिस इज द कल्चर ऑफ फॉरएवर लिविंग? तो यहां पर बॉस आपकी तरक्की चाहते हैं, वो अपनी जगह छोड़ करके आपको देने के लिए तैयार है। राइट? ओके, डेवलपमेंट में आगे बात करते हैं। एक और चीज जरूरी है, कभी भी लोगों को चेंज करने की कोशिश मत करो डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को चेंज करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। हमेशा अपने आप को चेंज करो। बड़ा मुश्किल शब्द है साहब परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन करना जरूरी है। ये आपको अपने आप से करना होगा, आपको खुद तैयारी करनी होगी परिवर्तन की। नेक्स्ट, एक रोल मॉडल बनिए। रोल मॉडल मतलब क्या होता है कि जब आप चाहते हैं मेरी टीम में लोग डेवलपमेंट करें, मेरी टीम में डेवलपमेंट हो, लोगों का विकास हो, तो ये दो चीजें बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। एक, अपने आप के अंदर बदलाव लाओ। ओके, बदलाव लाओ इन द सेंस कि आप कम प्लान दिखाते हो, ज्यादा प्लान दिखाओ। कम बुक्स पढ़ते हो, ज्यादा बुक्स पढ़ो। कम मीटिंग्स अटेंड करते हो, ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करो। ये बदलाव है, और यही आपको रोल मॉडल बनाएगा। जब आप ये सब काम करोगे तो आप क्या पाओगे कि अब आपके साथ लोग फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, पर देखा बहुत है। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में मेरे ख्याल से लाख लोगों से ज्यादा मैं मिल चुका हूं, तो मैंने बहुत गौर से माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है कि सपोज आप अपलाइन हैं, आपकी टीम आपके पीछे बैठी है, आपने किसी स्पीकर को सुनना शुरू किया। जब सुनना शुरू किया तो वो क्या है, स्पीकर बोल रहा है, आप आराम से ऐसे बैठे हो, हाथ डाल के ऐसे ऐसे बैठे हो चेयर पे, तो आप यकीन मानना पीछे टीम भी ऐसी बैठना शुरू कर देगी। जो मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया वो क्या, अगर आप एक कागज पेन लेकर के लिखना शुरू कर देंगे, आप देखना पीछे लोग लिखना शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग लाइक ए रोल मॉडल माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये मैंने किताब में पढ़ा था, और ये बड़ी लाजवाब किताब है दोस्तों। उसका एक पार्ट है सीमेंटिंग। सीमेंटिंग क्या होती है? कुछ चीजों से मिलकर के सीमेंटिंग। अकेले सीमेंटिंग नहीं करता, ध्यान रखिएगा। जब आप कोई मकान बनाते हैं, आपको क्या क्या चाहिए? ईंटें चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको बालू रेत चाहिए, और इन सबसे मिलकर के जब ये होता है तो दीवार खड़ी होनी शुरू होती है। ये ऑल, दिस इज ऑल कॉल्ड सीमेंटिंग। आपके बिजनेस के लिए भी सीमेंटिंग की जरूरत है। कैसे? सबसे पहले कीप ऑन स्पॉन्सरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ईंट है आपके बिजनेस की। स्पॉन्सरिंग लगातार करते रहिए, कभी मत रुकिए स्पॉन्सरिंग से। अगर आप इस बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में मैनेजर एंड बियॉन्ड के लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जैसी लाइफस्टाइल मैंने आपको दिखाई, या आज की डेट में फॉरेन में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो आपको एक काम आज से करते रहना होगा, कीप ऑन स्पॉन्सरिंग एंड स्पॉन्सरिंग एंड स्पॉन्सरिंग। मिलते रहिए लोगों से। ये नहीं कि साहब मैंने एक प्लान दिखाया था साल में एक बार, नहीं चलेगा काम। यू हैव टू कीप ऑन स्पॉन्सरिंग। सीमेंटिंग नंबर 2, रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ टीम एंड टीम वर्क। आपको समझना होगा टीम और टीम वर्क की पावर को। राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है माय डियर फ्रेंड्स।
मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, आई होप आई हैव टाइम। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा टीम वर्क पर। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, तो वो कहानी क्या थी? कछुआ और खरगोश की कहानी। उसमें सार क्या था? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। दोस्तों ये कहानी गलत है, इसका मोरल गलत है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसका मोरल गलत है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और मैं आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करता हूं। ये मोरल हमें बचपन से गलत पढ़ाया गया है। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कछुए को कोई भी हालत में जीत मिल जाए अगर खरगोश जागा हो तो। अगर उस रेस में कछुआ जीता तो किस्मत से जीता। कछुआ जीता तो इसलिए जीता कि खरगोश सो गया था, वरना कोई ताकत कछुए को जिता नहीं सकती थी। हां, इस कहानी का मोरल मैंने क्या लिया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे अनुसार है, इफ यू आर स्लो बट स्टेडी यू विल रीच योर टारगेट वन डे। जीतोगे नहीं जीतोगे एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे, राइट? तो ये इसका मॉरल है। लेकिन मैंने इस कहानी को 4 अलग अलग भागों में पढ़ा, मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। एक कहानी हमने बचपन से सुनी, मैं इसको आज थोड़ा सा और बड़ा रूप देना चाहता हूं। क्या हुआ साहब, जैसे ही खरगोश अपने घर पर पहुंचा इस हार के बाद, तो उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उस पर हंसी उड़ाने लगे। अबे तूने तो हमारा नाम खराब कर दिया, खरगोश प्रजाति का बेवकूफ, कछुए से हार गया, शर्म नहीं आई तेरे को? अब ये बात सुनकर के खरगोश का खरगोश जाग गया, राइट? अब खरगोश ने कहा हाँ यार बात तो सही है। उसने फटाफट कछुए को फोन मिलाया, चल बे चला, अब की बार दिखा हरा के मुझे। अब कछुए की मजबूरी थी, विजेता था वो आ गया। जैसी स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्रिगर दबा, क्या हुआ? खरगोश फटाक से विनिंग पॉइंट पे पहुंचा और जीत गया। तो इस दूसरी कहानी का मॉरल क्या है कि अगर आप अपनी शक्तियों को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो आप जीतोगे। लेकिन दोस्तों कहानियां खत्म नहीं हुई। हुआ क्या? अब जब कछुआ अपने घर पहुंचा तो उसके दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई, तेरी तो किस्मत बढ़िया थी, खरगोश तो हो गया था, बता क्यों हार गया? ओके, कछुए को लग गई बात। उसने थोड़ा सा चिंतन मनन किया, उसने थोड़ा सा ध्यान लगाया और उसने खरगोश को फिर से चैलेंज कर दिया। जरा सोचिए, क्या कछुए को खरगोश को चैलेंज करना चाहिए जो इतना धीरे धीरे चलता है? कछुए के आगे जीत सकता है खरगोश के आगे? नहीं। लेकिन कछुए ने खरगोश को चैलेंज किया, और चैलेंज किस तरह से किया कि जो रेस थी वो कैसे हुई कि जहां आपको मेरा हाथ दिख रहा है, अभी गौर से देखिएगा मेरा हाथ, ये आपको मेरे हाथ दिख रहे होंगे, ये एक नदी है बीच में। कैसे हुआ कि शुरुआत हुई वहां से, और दोनों ने जैसे ट्रिगर दबा दोनों भागना शुरू हुए। यहां पर आकर खरगोश पहले पहुंच गया, लेकिन ये नदी थी, खरगोश को तैरना नहीं आता था। कछुआ धीरे 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 आया, नदी पार करी और पार करके विक्ट्री पॉइंट उस तरफ था, जीत गया। इस तीसरी कहानी का मोरल क्या दोस्तों कि ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को, आपको, मुझको, इस दुनिया में हर व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल पावर दी है। अगर हम सिर्फ आंख बंद करके उसका मनन करें तो अब यकीन मानिए आपको पता चल जाएगा वो, और अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो भी आप दुनिया को पछाड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। हुआ क्या? अब 3 रेस हो चुकी थी, कछुआ और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो अब की बार क्या हुआ, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से यदि ट्रिगर दबा, खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठा और दोनों नदी तक आए। नदी पे कछुए की पीठ पर खरगोश बैठा और दोनों ने नदी साथ पार करी। फिर से खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठा और दोनों एक साथ विक्ट्री पॉइंट पे पहुंचे। जरा समझिएगा इसका मतलब क्या है। चौथी कहानी का मोरल क्या है कि हर किसी बंदे के अंदर कुछ पोटेंशियल्स हैं, कुछ हिडन पोटेंशियल्स हैं। अगर आपकी टीम का वो लोग हिस्सा और आप उनको पहचान लें और आप एक टीम के साथ काम करें तो आप कोई बड़े से बड़े चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं और आप आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ टीम एंड द टीम वर्क, राइट? मेरे ख्याल से बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है। और एक काम और करना है सीमेंटिंग प्रोसेस में, आपको अपनी टीम को निगेटिविटी से बचाना है। इस मामले में मैं किसानों का एग्जाम्पल लिया करता हूं। किसान क्या करते हैं, जब अपनी फसल उगाते हैं तो बहुत सारे बीज डालते हैं, फसल तैयार होने के समय में वीड होने शुरू हो जाए, हम खरपतवार कहते हैं। तो किसान क्या करता है, उन वीड्स को उखाड़ के फेंक देता है। जरा सोचिए अगर वो किसान उन वीड्स को उखाड़ के ना फेंके तो क्या होगा? पता है क्या होगा? वो फसल खराब हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी टीम का ध्यान रखना है निगेटिविटी से। और निगेटिविटी हर क्षेत्र में आती है दोस्तों,
सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग हर क्षेत्र में आती है, तो आपको अपनी टीम को निगेटिविटी से बचाना है। और ये कैसे बचा सकते हैं? अगर के आपने अपनी टीम को हमारे इन सेशंस में कंटिन्यूअसली लाना शुरू रखा तो। देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे सेशन रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए हर बार आपके सामने एक ऐसा लीडर आता है जिसने परफॉर्म किया है, जिसने इस बिजनेस में अचीव किया है। तो जब आप उन लोगों को लाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी निगेटिविटी खत्म होने लगी और वो ज्यादा पोटेंशियल के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। देन फोर्थ है टारगेट सेटिंग। ये भी टी सीमेंटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको अपने लोगों के साथ टारगेट सेटिंग करते चलना है। हर महीने उनको छोटे छोटे टारगेट देने हैं। टारगेट कभी बहुत बड़ा मत दीजिए किसी को भी। बहुत बड़ा टारगेट कभी कभी बंदे को पजल करता है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक सेशन में बोला था, गोल्स हमेशा लक्ष्य बड़े होने चाहिए, लेकिन इनको तोड़ने के समय छोटे छोटे टारगेट में पूरा करें, तो आप देखेंगे आसानी से मंजिल पार करके आपको थकान भी नहीं होगी और वो एंजॉय भी करेंगे। दोस्तों, दिस इज माय सक्सेस मंत्र एंड आई एम ऑलमोस्ट कमिंग टू क्लोज द सेशन नाउ। 3 तरह की मेरा मानना है ओनरशिप होती है। 3 तरह की। पहली होती है गो एंड गेट ओनरशिप। जाओ और जाकर के ओनरशिप ले लो। जैसे कि आप किसी मकान को देखने गए, जब आप मकान देखने गए किसी बिल्डर का, आप वहां पर जाकर के क्या देखते हैं कि आपने कदम रखा, कदम रखने के बाद अंदर गए, अंदर आकर के आपको फील हो रहा है वाह ये तो जैसे मेरा ही मकान है, राइट। जब आप अंदर पहुंचे तो वहां पर आपको सॉरी टू से कुत्ते की पॉटी नजर आई। क्या आप में से कोई भी उसको साफ करेगा? सोचिए जरा, कभी भी नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड गो एंड गेट ओनरशिप। सेकेंड वन इज प्रोफेशनल ओनरशिप। प्रोफेशनल ओनरशिप क्या है कि आपको कोई नौकरी मिल गई, आप वहां पर जा रहे हैं, जाकर के रोजाना सुबह शाम बैठ रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं, सफाई करने के लिए बंदा आ रहा है, आप सफाई हो रही है, नहीं तो नहीं। एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल ओनरशिप। व्हाट इज दैट इमोशनल ओनरशिप? आपने वो मकान जिसको आप देखने गए थे, जहां पर कुत्ते ने पॉटी कर रखी थी, अब आपने खरीद लिया है। खरीदने के बाद आपने घर में चाबी खोली और जैसी चाबी खोली तो अंदर कुत्ते की पॉटी पड़ी हुई थी। व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट फ्लशिंग इट योरसेल्फ, राइट? क्योंकि अब आपके इमोशन जुड़ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा फॉरएवर में आपकी सफलता छुपी हुई है तीसरी वाली ओनरशिप में, इमोशनल ओनरशिप। जब आप फॉरएवर को यहां की जगह यहां उतार लेंगे दिल में, तब आपको समझ में आएगा मेरी बात का मतलब क्या है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने फॉरएवर का फॉर्म भरा, गो एंड गेट ओनरशिप, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उन्होंने कोई ध्यान नहीं, गो एंड गेट ओनरशिप। दूसरे प्रोफेशनल ओनरशिप में आए, माने उन्होंने क्या किया, लाइक कि उन्होंने 2 सीसी कर लिए, राइट। 2 सीसी करने के समय में उन्होंने बड़ा एहसान था मारा, देख लेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए जिस दिन उसके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी यस दिस इज माय बिजनेस, वो यूरेका, याद है ना यूरेका, जिस दिन वो यूरेका मेथड में आ जाएगा उस दिन से वो इमोशनल अटैच होना शुरू हो जाएगा। और ये इमोशनल ओनरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनरशिप इन दिस बिजनेस। ओके, जितने लोग आपके साथ फॉरएवर में आपको दिखाई देंगे दे आर टोटली इमोशनली अटैच्ड। तो दोस्तों, आई एम जस्ट हैंगिंग अप नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हरीश सिंगला सर का, जिन्होंने इतने लाजवाब सेशंस को ऑर्गेनाइज किया है, निकिता मैडम का जिन्होंने इन सब में हमारी टोटल हेल्प की है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी बैक एंड टीम का, खासतौर से विकास जी का जो दिन रात लगे रहते हैं, आकाश चौधरी जी का, मारवन का जो इतने लाजवाब हमारे लिए एडवर्ट बनाते हैं, और बाकी आप सब लोगों का जिन्होंने इतने शिद्दत से सुनने के लिए हमारे सेशन को अटेंड करते हैं। मैं फिर से लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, नंबर को बढ़ाइए, अपने नंबर को इन मीटिंग्स में बढ़ाइए। नेटवर्क मार्केटिंग के मेरे गुरु ने कभी कहा था कि अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हर मीटिंग में अपने हेड काउंट कीजिए। अगर ये हेड काउंट बढ़ रहा है तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर आपका हेड काउंट नहीं बढ़ रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत है। हेड काउंट मतलब आपकी मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी भाषा को, मेरी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।